नाउ चाइना चाहता है कि अफ्रीका जब न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करना चाहता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं भी वहां पे जाऊं, कुछ इन्वेस्टमेंट करूं। और जैसे ही अफ्रीका के लीडर्स बोलते हैं कि हमें लगभग 105 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो सबसे पहले वहां पे चाइना ही आया। इसके अलावा रशिया, यूक्रेन ये भी ट्राई करते रहते हैं कि हम अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि हब है एक तरह से वहां पे मिनरल्स का। यूरेनियम वहां पे मिलेगा, प्लेटिनम और डायमंड की माइंस हैं, कोल है, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। ये दिक्कत होती है अगर आपको मिनरल्स का यूज नहीं करने आ रहा है। और वो अफ्रीकन यूनियन आप देखते आ रहे हो कि पॉवर्टी, हंगर क्राइसिस, ये सब काफी टाइम से वहां पे चल रहे हैं। इंडीड वहां पे इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कभी फ्रांस ने उनको रूल करा, तो ऐसे रीजन्स जहां पे अफ्रीका को फ्रांस ने रूल किया है या किसी भी कंट्री के अंदर, उनको बोलते हैं फ्रेंकोफोन्स। मतलब फ्रांस वहां पे रूल कर रहा था, फ्रेंच उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज वहां पे चल रही थी उस टाइम पे। एंड दूसरी जो चीज यहाँ पे आती है, यूएस आ गया 2023 से। अफ्रीका के अंदर यूएस का भी काफी प्रोमिनेंट रोल देखने को मिला है। इंडिया भी ट्राई करता है, नामीबिया का हमने पढ़ा था कि वहां पे हम भी कॉन्ट्री कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, रिटर्न आता रहेगा। तो अब जो है फाइनली चाइना ने एंट्री मार ली है, और इंडिया की साइड में है अफ्रीकन यूनियन। ये देखो साइड में इंडिया गया, यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन आ गया। यहाँ पे वाटर बॉडी देखोगे, अरेबियन सी है, ये था आपका गल्फ ऑफ एडन। कौन सी स्ट्रेट थी? बाबल मंदेब। और यहाँ पे कौन सा सी था? रेड सी। मेजर रूट जो है ट्रेड का वो यही चलता है। अब सोचो यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस आएगा, कल को वो तो बोल देंगे आपका एरिया हमारे पास है, अब लीज पे है, और ज्यादा टाइम के लिए लेते, सीधा बोलते हैं 99 ईयर्स के लिए, 1 रुपया कम। और यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। सोमालिया में वैसे ही डिस्टर्बेंस रहती है, पायरेट्स का इशू आपने सुना हुआ है। उसके बाद आगे चलोगे, सुडान वाले एरिया में फाइट्स चलती रहती हैं। यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इरिट्री और जिबूती। ऊपर जाओगे इजिप्ट, इजिप्ट फिर थोड़ा सा फ्लरिश करता है इफ कंपेयर टू अदर कंट्रीज। साउथ अफ्रीका भी ठीक है, बीच में डीआरसी भी आपको मिल जाएगा। पर यहाँ पे बात किसकी है? मेन रूट की। अगेन डिस्टर्बेंस किसको देखने को मिलेगी एट दी एंड? इंडिया को। ठीक है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें थोड़ा सा ये फोकस करके चलना है। बाकी कंट्रीज का आइडिया ले लो। साइड में आपको यहाँ पे सोमालिया, सीड वाली याद है ना सारी? कौन कौन सी थी? सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूती। तो कंट्रीज का बस आइडिया होना चाहिए। बीच में आपको एक बड़ी सी कंट्री दिख रही होगी, डीआरसी। डीआरसी के साथ साथ ऊपर अल्जीरिया है, यहाँ पे मोरक्को। मोरक्को के अंदर भी यूरेनियम के रिजर्व्स हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी की बात करी तो बिना यूरेनियम के तो काम नहीं चल रहा। जिनके पास थोरियम है वो स्टडी कर रहे हैं कि कैसे अच्छे से यूज कर लें। मोरक्को के अंदर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, नामीबिया, यहाँ पे भी आपको यूरेनियम मिल जाता है। इसके आसपास के रीजन्स में भी यूरेनियम मिल जाता है। जाम्बिया है, अंगोला है। फिर साइड में छोटी छोटी और कंट्रीज हैं जिनका नाम मेंशन होगा, गैबॉन है जैसे, बुर्किना फासो दिख जाएगा आपको यहाँ पे। कहाँ पे है? अच्छा ये वाला है, ठीक है, ये भी कॉन्फ्लिक्टेड जोन रहता है। देन ऊपर माली आ गया, आइवरी कोस्ट है। तो ये सारी कंट्रीज जो आपको है बार बार देखने को मिलेंगी, कौन सा एरिया किसने ऑक्यूपाई करके रखा है। जो मेन लीडर्स यहाँ पे मिलेंगे एज अ इन्वेस्टर, फ्रांस रहेगा। पर फ्रांस का रोल डिक्लाइन कर रहा है। जहां पे पहले वो डोमिनेट कर रहे थे अफ्रीकन यूनियन के अंदर, अब डिक्लाइनिंग रोल मिल रहा है अपनी ही कंट्री के अंदर। अब उनको क्या है कि रिसोर्सेज की वो वाली जरूरत नहीं बची है जैसे पास्ट में हुआ करती थी, डेवलप हो चुके हैं। अब वो अपनी टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो फ्रांस का उतना डोमिनेंस नहीं मिलेगा। पर रशिया हो गया, रशिया के साथ साथ यूक्रेन, यूएस, और साथ में अब चाइना, इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा मिलेगा। एक टेबल सा भी यहाँ पे ऐड कर दिए हुए, वो बाद में आप पढ़ लेना उसको रिवाइज करते हुए। अभी हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ। पर न्यूक्लियर एनर्जी को समझना थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ये कौन सी फॉर्म दिखाई हुई है? पुराने वाले स्टूडेंट्स बोलेंगे अगर आपको याद है। कितने बोलते हैं ये फीजन है? ठीक है, कितने बोलते हैं फ्यूजन है? ठीक है, ये फीजन है। यहाँ पे चीजें टूटेंगी। कैसे टूटेंगी? अब देखो, अपने को एक चीज क्लियर है कि न्यूक्लियर एनर्जी क्यों यूज करनी है? क्योंकि क्लीनर सोर्स है। वहां पे कार्बन का एमिशन इतना ज्यादा मिल जाता है कोल को यूज करके। तो हम फोकस कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्स मिल जाता। तो उसके लिए एक एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, दैट इज यूरेनियम। यस, ऑनलाइन फीजन है, गुड। फीजन, फीजन का मतलब है कोई चीज टूट रही है, ठीक है, मल्टीपल चीजों के अंदर, जैसे यहाँ पे यूरेनियम है। तो एक बार साइंटिस्ट बैठे हुए थे और उन्होंने एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उठाया और न्यूट्रॉन को हिट करवा दिया इस यूरेनियम के साथ। अब हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है, वो अनस्टेबल हो जाते हैं अगर आप एक भी चीज ऐड करने की ट्राई करते हो। तो ये तो आपको पता होगा शायद से, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। पता है ये? नहीं है पता तो इसको नोट करो। नहीं था पता? चलो कोई बात नहीं, सुन लो फिर, एक बार फिर से सुन लो। देखो, एक एटम होता है आपका परमाणु, आप सुनते आए हो। कौन सी फिलॉसफी में परमाणु का मेंशन कर दिया था? हम्म वो नहीं,
इंडिया का बताओ, डाल्टन तो केमिस्ट्री में बाद में आया है, इंडिया में पहले आ गया परमाणु। फिजिक्स के फंडामेंटल इंडिया में पहले ही शुरू हो गए थे। यूनिकॉर्न, फॉरेन मूवीज वाले यूनिकॉर्न करते हैं ना अपनी मूवीज में यूज, अपने में, अपने इंडिया के पास तो सील्स थी नहीं, 6 फिलॉसफीज थी। चलो आ जाओ फिर एटम पे। एटम के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ये काफी भारी होते हैं तो बीच में होते हैं। इलेक्ट्रॉन थोड़ा हल्का होता है तो उड़ता रहता है साइड में। अनस्टेबल भी सबसे ज्यादा यही होता है। प्रोटॉन की एक खास बात होती है कि इसका नंबर फिक्स रहता है। तो जो आप एटॉमिक नंबर्स पढ़ते हो ना, वो कौन डिसाइड करता है? प्रोटॉन। आपके स्टेट एग्जाम्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसमें, ध्यान रखना इसको। तो प्रोटॉन जो होता है वो आपके एटॉमिक नंबर को डिसाइड करता है। पर वहीं पे आप एक और चीज पढ़ते हो, दैट इज एटॉमिक मास, या फिर जिसे मास नंबर भी कहते हो, वो कौन डिसाइड करेगा? अप्रोक्स डबल होता है ना एटॉमिक नंबर के, सभी केसेस में नहीं होता है, अप्रोक्स बोला मैंने तभी, नियर बाय होता है। ओके, कितने बोलते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन? कितने बोलते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? न्यूट्रल, न्यूट्रॉन है यहाँ पे न्यूट्रल, तुम आंसर करो। नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करता है डिसाइड मास नंबर को, याद रखना अगेन आपके। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकालना पड़ता है, कभी ऐड करवा रहे हैं तो अनस्टेबल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिसाइड करते हैं कि किसी भी चीज का एटॉमिक मास क्या होगा। जैसे यहाँ पे भी आप सॉल्व करोगे अगर, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, मतलब ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर एटॉमिक मास कितना लिखा हुआ है? 235। 235 में से 92 सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास है। देन यहाँ पे जैसे न्यूट्रॉन को हिट किया, एक अनस्टेबल सा प्रोडक्ट बन गया। और देखो 235 था ना पहले, यहाँ पे देखो अब 236 हो चुका है, एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया यहाँ पे। और जैसे ही ये अनस्टेबल हुआ, ये ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट किया तो कुछ एलिमेंट और निकल के आए, जिनको आप गैसेस में पढ़ते हो, हेम ने अरेंज करके करके, मतलब क्रिप्टॉन है वो। तो क्रिप्टॉन का आ गया 36, एटॉमिक मास है इसका 92। वैसे बेरियम इसका 56 और एटॉमिक मास है 141। अभी भी 3 न्यूट्रॉन फिट नहीं हुए थे, ये 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ये 3 न्यूट्रॉन बाहर निकले, न्यूट्रॉन के अंदर टेंडेंसी होती है ये अपने जैसे और न्यूट्रॉन्स भी बना लेते हैं। फिर अगले, अब यूरेनियम एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी है अपने पास, पता नहीं कितने हैं एक ही एलिमेंट के अंदर, वो दूसरे यूरेनियम से टकराएंगे, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज कर जाती है। तो अगर इन न्यूट्रॉन्स को हमने कंट्रोल कर लिया, तो हम न्यूक्लियर फ्यूजन को बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। और ये टेक्नोलॉजीज अब अपने पास हैं, कंट्रोल रॉड्स यूज करते हैं, बाद में देखेंगे उनको साइंस एंड टेक के केस में। तो कंट्रोल रॉड्स की हेल्प से जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उन न्यूट्रॉन्स को हम कंट्रोल कर लेते हैं। और ये जो बार बार न्यूट्रॉन बने जा रहे हैं ना, जैसे एक न्यूट्रॉन की हम अज्यूम कर लेते हैं कि 3 न्यूट्रॉन बनाने की टेंडेंसी होती है, तो वो जो 3 बनेंगे उनकी भी फिर फर्दर यही एनर्जी क्रिएटिंग टेंडेंसी रहेगी। सोचो कितने बन जाएंगे, वो तो ब्लास्ट ही कर जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये चेन रिएक्शन हमें कंट्रोल करनी पड़ती है, और इसी को बोलते हो आप न्यूक्लियर फ्यूजन, बिकॉज यहाँ पे चीजें टूटी हैं। और इसी एनर्जी को हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। जो आप सुनते हो ना कि महाराष्ट्र के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तमिलनाडु के अंदर 2 पड़े थे, यूपी में था, कौन सा था, नवरोरा, तो वो था। रावत भट्टी कहाँ पे था? राजस्थान, आर फॉर रावत भट्टी और आर फॉर राजस्थान। तो वहां पे किस एनर्जी को हम हार्नेस कर रहे हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज कर रहे हैं। अभी मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज में फ्यूजन पे ही काम चल रहा है। फ्यूजन को भी शुरू कर दिया है, पर वो लैब बेसिस पे है, अभी उतना ज्यादा एक्सटेंसिव यूज नहीं है। वैसे एक न्यूक्लियर फ्यूजन होती है जिसमें 2 चीजें आपस में टकराएंगी और एक प्रोडक्ट बना देंगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की आप 3 फॉर्म्स पढ़ते आए हो, कौन कौन सी? प्रोटियम, जोर से, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। ठीक है, सभी का एटॉमिक नंबर तो 1 1 ही था, मतलब प्रोटॉन सेम है, पर यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर चेंज कर जाता है। जैसे प्रोटियम के केस में एक ही है, न्यूट्रॉन 0 हो गया। पर यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखा तो इसका क्या मतलब है? प्रोटॉन भी एक है और न्यूट्रॉन भी एक है। ट्रिटियम 3 लिखा मैंने, अब बताओ ये क्या है? हाँ, क्योंकि प्रोटॉन तो फिक्स रहते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे सन के अंदर जो आप एनर्जी आज फेस कर रहे हो, हीट जो आ रही है, वो सारी क्यों आ रही है? बिकॉज हाइड्रोजन की ड्यूटीरियम और ट्रिटियम फॉर्म कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ टकरा रही है। टकराने पे एक अनस्टेबल कंपाउंड अगेन बनता है, और उस कंपाउंड से जाके एक एलिमेंट बन के आता है जिसे आप कहते हो हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला ना भी हाइड्रोजन 1, और ऊपर कितना आ जाएगा? 1+1। प्रोटॉन भी एक और न्यूट्रॉन भी एक। ट्रिटियम में भी सेम 1 1 +
2, न्यूट्रॉन 2 है। तो जब ये सारा जुड़ जाएगा तो यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन कितने दिखेंगे? 3, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो 2 पॉजिटिव चार्ज वाले आपको मिल जाएंगे, पर ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब है एक को यहां से निकलना पड़ेगा। हीलियम ने बोल दिया आई कैन अफोर्ड ओनली 2 न्यूट्रॉन्स, तो 2 न्यूट्रॉन जैसे ही उसने अफोर्ड करे तो एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। अब इस न्यूट्रॉन को यूज किया जाएगा, पर ये बहुत ज्यादा सोचो सन के अंदर हो रही है, बाकी के जो स्टार्स हैं उनमें हो रही है, ये हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा अभी। तो इसको हम बिल्कुल अभी नए स्टेजेस पे, इनोसेंट स्टेजेस पे कर रहे हैं, नेसेंट स्टेजेस पे कर रहे हैं। बचपन चल रहा है अभी, इसका काम चल रहा है। यूएस, यूके, सारी कंट्रीज इन पे काम कर रही है, फ्रांस के अंदर काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था वहां पे, कौन सा था? हाँ हाँ, वेरी गुड, टोकामैक। तो वो फ्रांस के ही अंदर पड़ा था। वो भी किसके ऊपर बेस्ड है? न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर है वो। फ्यूजन तो सारे कर रहे हैं, फ्यूजन रह रहे अभी, ठीक है। तो इसको भी हार्नेस करना चाहते हैं हम, ताकि बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिल सके। हाँ जी, यस, ऑनलाइन टोकामैक, गुड। प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। चलो जी, अब देख लेते हैं पूरा का पूरा सिनारियो। कंट्रीज थोड़ा सा ज्यूम कर लेना। अब यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में जा रहे हैं अब हम, साउथ अफ्रीका। यहीं पे इनका न्यूक्लियर पोर्ट भी है एक, और न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट आई वुड से अफ्रीका का। लोकेशन है कोबर्ग प्लांट इन साउथ अफ्रीका। बनाया किसने था? ये भी इन्होंने खुद नहीं बनाया, ये फ्रांस ने बनाया था, फ्रेंच कंसोर्टियम। उसके अलावा कहाँ कहाँ पे टेंडेंसी है जहां पे अफ्रीका के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस आज भी कम है, और ये चाहते हैं कि एक्सेसिबल हो सके अपने को। तो जितने भी कंट्रीज देखी आपने, घाना, नाइजीरिया, सूडान, रवांडा, केन्या, जाम्बिया, इन सभी एरियाज के अंदर आज भी इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस प्रॉपर नहीं है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके ट्राई करेंगे ये कि हम एनर्जी की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सके। 2035 तक अफ्रीका ने क्लेम किया है कि हम 15,000 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर जनरेट करेंगे। तो ये 2035 का भी टारगेट रखा हुआ है। इसके साथ साथ कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? तो 105 बिलियन डॉलर्स तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तभी ये फ्लरिश हो पाएगा, ये जो 2035 का इन्होंने टारगेट लिया है। पर पावर्स का शिफ्ट देखने को मिला है। अब थोड़े से पॉलिटिकल सिनारियोज आपको यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहला तो फ्रांस। अभी देखा ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट किसने बनवाया था? फ्रांस ने ही बनवाया था। पर अब फ्रांस का जो रोल है अफ्रीकन यूनियन के अंदर, वो काफी डिक्लाइन कर गया है। उनको उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिला है। मे बी बेटर सप्लाई चेन्स उनको मिल चुकी हैं, तो उस वजह से यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं प्ले करते। इसी के साथ साथ जो ये फ्रैंकोफोन लिखा है, आई थिंक लग गया अब पता आपको। फ्रैंकोफोन का मतलब है जहां जहां पे फ्रांस ने रूल कर रखा है एक टाइम पे, उन एरियाज को बोल देते हैं फ्रैंकोफोन। फ्रांस ने जहां पे डोमिनेट करा है, पर वीकन कर चुका है और उतना रेलिवेंट नहीं बचा है। और क्यों नहीं बचा है? बिकॉज एक तो यूएस आपका 2023 में एंट्री कर चुका है अफ्रीका के अंदर। यूएस अफ्रीका न्यूक्लियर एनर्जी समिट। अब यहाँ पे डील्स होती हैं, सिग्नेचर्स करने होते हैं, और फिर चलती किसकी है एट द एंड? यूएस की। इंडिया ने बहुत अच्छे से अपनी डिप्लोमेसी प्ले करी है न्यूक्लियर एनर्जी में। हम कभी भी उनके झांसे में नहीं आए। वो जैसे अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना लिए थे ना, फिर बोलते थे बाकियों को कि अब पीस एस्टेब्लिश कर लेते हैं। जो आप ग्रुप ऑफ 5 पढ़ते हो, यूएनएससी के मेंबर्स, यूएस, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस। तो ये जो ग्रुप ऑफ 5 है, इन सभी ने पहले ही कर लिए थे अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए थे। बाद में लगे बोलने की अब पीस एस्टेब्लिश करना है। तो वो तो नेहरू भी बोल रहे थे कि पीस एस्टेब्लिश करना है। फिर हमें तो रियलाइज हुआ ही था उस टाइम पे कि बनना चाहिए अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होना चाहिए, वेपन्स भी होने चाहिए। तो हमने अच्छे से डिप्लोमेसी को प्ले किया। पर खैर अफ्रीका आ जाता है झांसे में, बिकॉज पॉवर्टी और हंगर क्राइसिस बहुत ज्यादा रहे हैं इन लोकेशंस के अंदर। दूसरी जो बात करें, वो रशिया का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा यहाँ पे ग्रो कर रहा है। बस एक ही दिक्कत आ रही है रशिया को, वो है सैंक्शंस। अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं कि कोई भी, अब जैसे इंडिया को भी दी थी अभी धमकी थोड़े दिन पहले कि अगर आप फिर से ऑयल परचेज करोगे फ्रॉम रशिया तो हम आपके ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे। और रशिया को बोला है पहले 25% लगे हैं, अब 50% कर देंगे, उनको डबल कर देंगे। तो अभी खैर इंडिया ने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिए हैं जो भी डील्स यूएस बोल रहा है इंडिया को कि हमें क्लेम कर लेनी चाहिए। तो अपना फायदा है, वैसे लॉस नहीं है उतना ज्यादा डिप्लोमेसी के पर्पज से। रशिया ने कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स कर रखे हैं? तो इजिप्ट, माली, बुर्किना फासो, बुरुंडी, इन सभी कंट्रीज के अंदर, अफ्रीकन यूनियन। और इजिप्ट के अंदर देखोगे तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर ये बनवा रहे हैं। कौन सी लोकेशन है? एल दबा। एल दबा से यही पूछा जाएगा कि ये सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, तो इजिप्ट के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे रशिया ने 2022 से एक काम शुरू करवा दिया था न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो प्रोग्रेस तो है, पर स्लो प्रोग्रेस है, बन रहा है अभी। सैंक्शन बहुत ज्यादा है रशिया के ऊपर, इस वजह से थोड़ा ये स्लो हो गया प्रोसेस। इसके अलावा एक कंट्री रहेगी, दैट इज साउथ कोरिया। इन्होंने भी काफी इंटरेस्ट शो करा है अफ्रीकन यूनियन के अंदर, और इनकी एक कंपनी है
दैट इज कोरिया हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर। तो इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने भी बहती हुई गंगा में हाथ धो लिए हैं, मतलब जब इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रही है डिफरेंट कंट्रीज, तो हम भी चलते हैं। चाइना जो है दैट इज लीडिंग द रेस। ये तो पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्होंने लीड कर दी है रेस, ये सबसे आगे दौड़े हुए हैं चाइना। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टाइम पे डोमिनेटिंग जो आपको मिलेगा वो है चाइना। इन्होंने तो पहले कर लिया था, याद है ना, BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। तो इसके जरिए तो ऑलरेडी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रखी है अफ्रीकन यूनियन के, मतलब रास्ते बने हैं, इनको बस अब जाना है कि ये लो पैसे पकड़ो और हमें यहाँ पे अलाउ करो। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो सारा आपने पीछे पढ़ा, यही इस पे कॉन्टेक्स्ट लिख दिया हुआ है, इसको एक बार आप रीड कर लोगे। कौन कौन सी कंट्री थी वो देख लो, फ्रांस है, US, रशिया, साउथ कोरिया और चाइना। वही मेंशन करा हुआ है कौन कौन सी कंट्रीज में कितनी इन्वेस्टमेंट है। अब चाइना की एंट्री हुई अफ्रीका के न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर। साथ में 2012 में जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, चाइना ने इसके अंदर भी पार्टनरशिप शो कर दी है। और साथ में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, वो है स्कॉलरशिप का, कि जो अफ्रीका के स्टूडेंट्स हैं अगर न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर इस सेक्टर के अंदर काम करना चाहते हैं तो हम आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, हम आपको एक्सपेरिमेंट के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। क्यों नहीं जाएगा कोई स्टूडेंट अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसी वजह से जो ज्यादातर चीजें ऑपरेट कर रही है इस टाइम पे अफ्रीका के अंदर वो चाइनीज ही है। ठीक है, और न्यूक्लियर सेक्टर को भी आप देखोगे तो अगेन चाइना ही वहां पे डोमिनेट कर रहा है। बट इनिशिएटिव बहुत प्रेज वर्दी है, आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप स्टूडेंट्स को हायर कर ले रहे हो वहां से। ठीक है, और उसके अलावा चाइना की कौन कौन सी न्यूक्लियर कंपनीज है अफ्रीका के अंदर, तो चाइना की जनरल न्यूक्लियर पावर ग्रुप और दूसरी है चाइना की नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन। जस्ट याद रख लेना इसको, CGN और CNNC। तो अभी तक जो पढ़ा हमने वो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं। जैसे नाइजीरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिए हैं। केन्या आ गया, घाना आ गया, यहाँ पे भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिए हुए हैं। जैसे केन्या को बोला है कि 2030 तक यहाँ पे रिसर्च रिएक्टर हम पूरी तरह से डेवलप कर देंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, एक पर्चा होता है जिसपे पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, लास्ट में दोनों ने सिग्नेचर कर दिए होते हैं, जिसने ऑथराइज करा और जिसने सिग्नेचर करके यस कर दी है, तो वो आ जाएगा। घाना में US बेस्ड न्यू स्केल पावर एंड रेगनम टेक्नोलॉजी भी है, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर काम करेगा, जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कंपैरेटिवली कम होगी आपके लार्ज रिएक्टर्स से। देन कॉम्पिटिशन विद रशिया इन वेस्टर्न अफ्रीका। अभी देखा ना, रशिया की ज्यादा इन्वेस्टमेंट वेस्टर्न वाले पार्ट पे है। अगर यहाँ पे आप अफ्रीकन यूनियन को देखोगे तो इस वेस्टर्न पार्ट पे आ जाओ, यहाँ पे रशिया का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, पर प्रोग्रेस इज वेरी स्लो इफ कंपेयर टू द चाइना। नेक्स्ट है शिफ्ट टुवर्ड क्लीन एनर्जी। अब अफ्रीका क्यों बोल रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी, रिसोर्सेज उनके पास काफी सारे हैं, माइनिंग बहुत सालों से वहां पे चलती आ रही है, तो उनको भी अपने SDG पूरे करने हैं। और 2030 तो नजदीक आ गया, 25 ऑलमोस्ट मार्च खत्म है आपका, अप्रैल शुरू हो चुका है, तो 2030 में पूछेंगे कि किस किस ने अचीव करे, तो इनके पास भी तो आंसर होना चाहिए ना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरफ इसीलिए जा रहे हैं बिकॉज दैट इज बेटर सोर्स है एनर्जी का, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का। US तो अपनी 1.5 साल की एनर्जी को पूरा कर लेता है आराम से न्यूक्लियर एनर्जी से, तो उनके पास तो खैर रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज होंगे, सप्लाई है, तो उस वजह से वो ज्यादा फ्लरिश कर पाते हैं। और साथ में चाइना की फाइनेंशियल एंड डेट कंसिडरेशन वही है, पहले इन्वेस्टमेंट करो, जब वो पैसा नहीं रिटर्न कर पाते तो फिर बोलो तुमने तो हमसे इतना सारा लोन ले लिया, अब क्या वापस करोगे, फिर वो बोलते हैं जमीन ले लो, फिर वो जमीन ले लेते हैं पूरी ईमानदारी के साथ की लीज पे ले रहे हैं 99 ईयर्स के लिए, आप आराम से पैसे रिटर्न करते रहना, जब कर दोगे तब हम आपको वापस कर देंगे, नहीं किया तो अगले 99 ईयर्स के लिए चला जाएगा। क्या पता चाइना को कल को डेमोक्रेसी आ जाए वहां पे, तो फिर कंडीशंस कुछ और हो सकती हैं कि आप अपना काम करो हम अपना काम करेंगे। खैर, बैगर थाई नेबर थ्योरी इस टाइम पे ज्यादा वर्क कर रही है इन कॉन्टेक्स्ट टू चाइना। नाउ चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो इंडिया के लिए अगर देखें तो BRI, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, उसके बाद आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल सुनते रहते हो, इंडिया को ऑलरेडी घेर रखा है, पर हमने भी बनाया एक नेकलेस ऑफ डायमंड, वो हमारी अप्रोच है। जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से चाइना ने हमें घेरा, फिर हमने बाहर से एक नेकलेस बना दिया डायमंड्स का, थोड़ी महंगी कर दी, पर्ल से महंगे कर दिए, डायमंड कर दिए यहाँ पे, तो हमने भी उनको घेर रखा है। पर अगर आप देखोगे वास्टनेस किसकी है तो वो चाइना की है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहे हैं, हम कहीं ना कहीं वर्बल अप्रोच ज्यादा लेते हैं, बोलते ज्यादा है। उसके बाद चाइना का एक्सपांडिंग इन्फ्लुएंस वो हर सेक्टर में ही है, किसी भी टेक्नोलॉजी में आप देख लो। दैट्स ऑल, इतना ही था ये आर्टिकल। तो अब अफ्रीका को भी टारगेट कर लिया हुआ है चाइना ने, दैट वाज द मेन कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, कोई क्वेश्चन इससे? कोरबर्ग, ये साउथ अफ्रीका के अंदर था, फ्रांस ने बनवाया था, फ्रेंच कंसोर्टियम। ठीक है, हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ, आर्टिफिशियल सन वही था, टोकामैक, तभी बोल रहे हैं उसको आर्टिफिशियल सन, बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूजन ही होती है सन के अंदर भी,
तो दैट इज वाई इट इज नोन एज आर्टिफिशियल सन। अब एक देखना था आपने बांग्लादेश वाला, थोड़ा सा इसके लिए बाकी जा सकते हैं पुराने स्टूडेंट, नए वाले कर लेंगे, आपने देखी वही है, स्टोरी तो सेम ही है, यहाँ पे मुझे पॉलिटिकली बताना है, बाकी जा सकते हैं जिसको आता है, शोर नहीं करना है, आराम से निकल जाए। अभी रुक लेना, वैसे ऑनलाइन वाले मैंने क्वेश्चन पूछने हैं आपसे, भागेगा नहीं कोई, यहां भी जा सकते हैं। अच्छा देखो 1947 पे जाना पड़ेगा आपको, टाइम बीतता गया, बांग्लादेश तो उस टाइम पे था ही नहीं। यहाँ पे कौन सा हुआ करता था, तो आपने डायरेक्शन मेंशन करनी है, इस तरफ आ गई ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इंडिया के वेस्ट में था तो इसलिए बोलते थे वेस्टर्न पाकिस्तान, इस तरफ वाले को बोलते थे बांग्लादेश की जगह पे, 1947 की बात हो रही है, ईस्टर्न पाकिस्तान। अब हुआ क्या, ये जो वेस्टर्न पाकिस्तान की आर्मी थी, काफी ज्यादा एट्रोसिटी लगी करने किसके ऊपर, जो ये आज का बांग्लादेश है यानी कि ईस्टर्न पाकिस्तान है। यहाँ पे बोलते हैं इनके आर्मी के खुद के जनरल्स कि इनकी नस्ल ही बदल देनी है, इतने ज्यादा रेप हुए, मर्डर्स हुए, और मतलब एट पीक था वायलेंस यहाँ पे, ह्यूमैनिटी नाम की जो चीज ही नहीं थी। तो उसी टाइम पे इंडिया ने डिसाइड किया था कि इनको तो लिबरेट करवाना पड़ेगा। पहले ये डिसीजन हुआ था आई थिंक जून और जुलाई मंथ के आसपास, पर उसके बाद बारिश आनी थी, तो हमारे उस टाइम पे कौन थे, यस मानेक शॉ, उन्होंने बोला कि अभी नहीं अटैक कर सकते, क्यों, क्योंकि फ्लड जाएंगे, साइड में रिवर्स देखो, एक तरफ गंगा है एक तरफ ब्रह्मपुत्र है, फ्लड से ही सारा काम रुक जाएगा अपना। तो उन्होंने बोला थोड़ा वेट करते हैं, सर्दियां आने देते हैं, उस टाइम पे अटैक करेंगे। फाइनली ये लिबरेट हुए थे ऑन 16th ऑफ दिसंबर 1971 विद द हेल्प ऑफ इंडिया। पर इंडिया को हेल्प करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पे यूक्रेन के जेलेंस्की क्या बोलते हैं, जब तुम्हारे साथ होगा तब पता लगेगा, हमारी टेरिटरी अटैच थी इस रीजन के साथ, और जितने भी रिफ्यूजीज होते थे वो सब कहाँ आ जाते थे, आसम वाले एरिया में। तभी तो एनआरसी लेके आए थे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, कि नोट तो हो कितने लोग आ रहे हैं बाहर से, रिसोर्सेज पे बर्डन आ रहा था जो आसम का था। फिर टाइम बीतता गया, 1971 के बाद ये लिबरेट हो चुके हैं, बांग्लादेश यहाँ पे बन चुका है। अब आई सरकार किसकी, शेख हसीना की। अच्छे रिलेशन थे इंडिया के साथ, उनके फादर साहब के भी अच्छे रिलेशन थे, उसी चीज को लेके शेख हसीना भी चल रही थी। पर हुआ क्या, जब हुए दोबारा से इलेक्शन, 2024 तक की यहाँ पे बात होगी, 2 डेकेड्स काउंट कर लेंगे हम। ये जो 2 डेकेड्स थे, इसमें से पहले इलेक्शन तो आराम से निकले, पर 2014 के आसपास जो इलेक्शन हुए थे, वहां से लेके 2024 तक के, इन पे क्वेश्चन मार्क उठा दिया जनता ने। और इसमें जो ज्यादा प्रोटेस्टर थे वो थे स्टूडेंट यूनियंस। इन्होंने क्वेश्चन रेज करा कि जो इलेक्शन हुए हैं बांग्लादेश के, वो ऑथराइज तरीके से नहीं हुए। इवन ये भी बोला गया कि इंटरफेरेंस काफी ज्यादा हुई है सुपर पावर्स की। इंडिया ने खैर यहाँ पे ज्यादा बॉदर नहीं किया कि चलो हम तो फेवर ही करेंगे, शेख हसीना की सरकार है तो हमारे फेवर में है। और अगर ट्रेड की बात करें तो हम ट्रेड सरप्लस में है, इंडिया ट्रेड सरप्लस में है, जबकि ये ट्रेड डेफिसिट में है। सिर्फ 2 बिलियन का ये एक्सपोर्ट करते हैं हम, अगर इंडिया की बात करें तो हम लगभग 20 बिलियन तक चले जाते हैं, तो सरप्लस है अपना, फायदे में है हम। तो शेख हसीना ने बोला भी था कि हमारी हेल्प करी जाए। इंडिया ने उस टाइम पे बोला ये आपका इंटरनल मैटर है, कहीं ना कहीं इंडिया की भी गलती रही। फिर हुआ क्या, इनको जाना पड़ा अपना एरिया छोड़ के। शेख हसीना को कहां पे मिली थी असाइलम, दिल्ली में, फिर वहां से भी भेजना पड़ा, लंदन गए थे, यस यूके। तो जैसे इनको यहां से भी भेजा गया, अब क्या हुआ, यहाँ पे सत्ता तो बची नहीं, फिर किसकी मुंह बोली सरकार आई, यूनुस की। अब यूनुस जो है ये है बिल्कुल प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना यहाँ पे। अब यहाँ पे इंडिया के ऊपर ये भी क्लेम करा जाता है कि जब तो सपोर्ट करना चाहिए था आपको, आपने अच्छे से किया नहीं, आप बाकी पावर्स के झांसे में आ गए। अब आप बोल रहे हो कि यूनुस की सरकार आ गई है, प्रॉब्लम आ रही है फ्रॉम द वेस्टर्न डायरेक्शन, और ऊपर का सारा एरिया चाइना वाला, क्योंकि ये उसी प्रो में चल रहे हैं, साइन करा है, एयरक्राफ्ट भेजा था स्पेशली चाइना ने कि इनको लेके आए यहाँ पे। चाइना के अंदर अभी विजिट करा ना बीजिंग, तो उन्हीं के एयरक्राफ्ट में गए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट साइन कराए हैं कि जितने ज्यादा पावर प्लांट बोल दिया सॉरी, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है बांग्लादेश के अंदर आप करो, हमें भी फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, हमारी भी जीडीपी में इम्पैक्ट आएगा, कैसे इंप्लॉयमेंट मिलेगी लोकल यूथ को। तो अब ये सारा नेगेटिव रोल पे है। ये वाला आर्टिकल जो है ये लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है, थोड़ा सा पॉलिटिकल ज्यादा है, तो इतना ही था इसके बारे में। मतलब सरकार की आइडियोलॉजी चेंज हो चुकी है, पहले जहां पे प्रो इंडिया थी अब वो प्रो पाकिस्तान। लेसन भूल चुके हैं वैसे, ये एक बात देखी जाए, इस लेवल की अट्रॉसिटी हुई थी, भूल चुके हैं ये लोग। तो प्रो पाकिस्तान अप्रोच मिलेगी और दूसरी मिल रही है प्रो चाइना अप्रोच, जो कि इंडिया के लिए भी एक नेगेटिव इमेज पे है, दोबारा से लिबरेट ना करवाने पड़े, ये सिचुएशन भी आ सकती है।
डन। तो ये अभी तक का सिनारियो है, काफी सारी डील साइन कराए हैं वो कि आप आओ हैवी इन्वेस्टमेंट करो इंडिया के अंदर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप देखोगे तो उसमें भी बोला हुआ है कि टेक्सटाइल्स में भी हम चाहते हैं कि और बिके, दूर तक बिके। तो अब चाइना वाले इनके कपड़े खरीदेंगे, उन्होंने बोल दिया कि आप बनाओ हम खरीदेंगे। वो थोड़ा सा वो होता है ना फ्लैटन करना, वही चीज हो रही है यहाँ पे। तो दैट इज द केस अभी तक बांग्लादेश का और इंडिया का, कौन प्रो चाइना है कौन प्रो इंडिया था, सारा केस।